चैप्टर 6। चाय कक्ष से सीखी गई पाठ। हमाना संसई ने बांस के फूलदान में नाजुक आड़ू के फूल और पीले रैपसीड के फूल का एक टहनी रखा है, जो टोकनोमा अल्कोव के एक ओर रखा गया है। एक लटकता हुआ स्क्रोल, हर रोज का दिल, क्योटो के म्योशिनजी मंदिर के एक साधु द्वारा लिखी गई कैलीग्राफी के साथ लटका है। मैं सहजा मुद्रा में बैठा हूं, अपने पैरों को अपने नीचे मोड़कर तातामी की मंजिल पर एक सपाट तकिए के पास मेरी मित्र इजुमी के साथ, जो वर्षों से हमाना संसई के साथ चाय का अध्ययन कर रही है। काले किमोनो में सजे हमाना संसई चाय कक्ष में बड़े आराम से घुसते और बाहर निकलते हैं, चाय के उपकरण और छोटे से लाल कर रंग के चमचमाते हरे मटका चाय पाउडर के बर्तन लेकर। एक सुरीगामा लटकी हुई लोहे की केतली चारकोल पर झूल रही है, जैसे कमरे में हल्की हवा बह रही हो। सर्दी जा रही है और वसंत आ रहा है। हम चुपचाप बैठते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, छकते हैं। हमारा संसई एक दयालु और स्वागतशील मेजबान है। उनके आंदोलनों से वह सब कुछ व्यक्त करते हैं जो उन्हें कहना है जब वह हमारे लिए चाय तैयार करते हैं। मेरी चाय राखू शैली के चाय कटोरे में दी जाती है, गहरे काले रंग का, जिसमें एक हल्की चमक है और उसकी दीवारें हाथ से सजी हुई हैं। जब मैं कटोरे को अपनी उंगलियों से पकड़ता हूं, तो वह मेरे हाथों का विस्तार जैसा लगता है। इजुमी का कटोरा हल्का है और उसकी दीवारें ढलान वाली है। इसका रंग हल्की मिट्टी जैसा है। चाय एक आकर्षक वन हरे रंग की है, जिसमें एक महीन झाग है। मौसमी फूलों के आकार की मिठाइयों के साथ इसका कड़वा स्वाद ताजगी से भरा हुआ है। चारकोल रो में जल रहे हैं। शुरुआती वसंत की बारिश की बूंदें गिर रही हैं। आज कोई जल्दी नहीं है। जापानी सौंदर्य शास्त्र पारंपरिक चाय समारोह में निहित होते हैं, बिना इसे स्पष्ट रूप से सिखाए। हमारा संसई अपने पाठों में कभी भी दर्शन शास्त्र की बात नहीं करते। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ महत्वपूर्ण सीखा है। ये सिर्फ चाय बनाने की रीति है, और फिर भी ये बहुत कुछ है। हम तीनों ने एक दूसरे से कुछ दिया और प्राप्त किया, और एक दूसरे के साथ उपस्थित रहे। चाय कक्ष से सीखी गई एक और महत्वपूर्ण पाठ। पुराने समय में समुराई अपनी तलवारों को उतारते थे और उन्हें काताना काके तलवार रैक पर लटका देते थे। चाय कक्ष में प्रवेश करने से पहले, जिसमें नजरी गुच्ची रेंगने वाला प्रवेश से होकर आना होता था, एक दरवाजा इतना छोटा होता था कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे उनका दर्जा जो भी हो, झुककर और रेंगकर उससे प्रवेश करना पड़ता था। चाय कक्ष दुनिया को उस स्थान में वर्तमान क्षण और साझा अनुभव में संकुचित करता है। यहाँ सभी समान होते हैं। मेजबान और अतिथि एक दूसरे के साथ देखभाल और विचारशीलता के साथ पेश आते हैं। वे एक दूसरे के प्रति सजग और समझदार होते हैं। वे जो कुछ साझा किया जा रहा है उसके लिए आभारी होते हैं। चाय समारोह का आधार 4 सिद्धांतों का समूह है, जिसे वाकई सेजाकू कहा जाता है। संगति, आदर, पवित्रता और शांति व संगति। ये मेजबान और अतिथि के बीच बातचीत की आदर्श प्रकृति है, और चाय समारोह के दौरान मौसम, उपयोग किए गए उपकरण, परोसी गई खाद्य सामग्री और मौजूदा मनोदशा के बीच परस्पर क्रिया है। इसे विस्तार से ये हमारे दैनिक जीवन में लोगों के बीच आदर्श बातचीत की प्रकृति मानी जा सकती है। ये प्रकृति और दूसरों के साथ एकता का एहसास और एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता है। संगति आरामदायक, नाटक मुक्त संबंधों की ओर ले जाती है, जो हमें शांति का एहसास दिलाती है। केई आदर, ये दूसरों को जैसा वे हैं वैसा स्वीकार करने से आता है। ये एक ऐसी चीज भी है जो हमें उस समय मिलती है जब हम दयालुता और विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं। मेजबान और अतिथि दोनों चाय के उपकरणों का ध्यान और सम्मान से उपयोग करते हैं, और अतिथि सेटिंग और विवरणों की सराहना करते हैं, जिसे मेजबान ने उनके ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। मेजबान और अतिथि एक दूसरे के प्रति विचारशील और उपस्थित होते हैं, जैसा कि हम दैनिक जीवन में हो सकते हैं। सेई, पवित्रता। पवित्रता का मतलब केवल स्वच्छता और चाय समारोह में ध्यान की ओर है। पारंपरिक रूप से चाय समारोह में अतिथि एक रोजी बगीचे की मार्ग से गुजरते हैं और चाय कक्ष में प्रवेश करने से पहले हाथ और मुंह धोते हैं। जब वे रास्ते पर चलते हैं तो वे दैनिक जीवन की शोर शराबे और गंदगी से
चाय कक्ष की शांतिपूर्ण और शुद्ध जगहों में प्रवेश करते हैं। सही का मतलब है दिल की पवित्रता और चीजों और दर्जे से स्वतंत्रता, जो हमें एक दूसरे में सबसे अच्छा देखने की याद दिलाता है। एक भरोसेमंद, देखभाल करने वाले और बिना निर्णय के तरीके से। 4, जाकू, शांति। जाकू एक सक्रिय स्थिति है जो स्थिरता का एहसास दिलाती है, एक शांति का एहसास। उरासन के चाय स्कूल के अनुसार हालांकि एक व्यक्ति पहले 3 सिद्धांतों, संगति, सम्मान और पवित्रता, को प्राप्त करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अंतिम सिद्धांत जाकू को प्राप्त करने के लिए इन तीनों का निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। उरासन के कहता है, जो व्यक्ति चाय के प्रति अपने दिल से झुका होता है वह जाकू की पूर्ण स्थिरता और मौन को प्राप्त करने के लिए तैयार होता है। हमारे जीवन में जो भी हो, शांत रहना हमें स्पष्ट रूप से सोचने और सही तरीके से प्रतिक्रिया देने की अनुमति देता है। ये 4 सिद्धांत सदियों से चाय कक्ष में मार्गदर्शन के रूप में हस्तांतरित किए गए हैं और ये हमारे दैनिक जीवन में शांति ला सकते हैं। आज भी ये हमारे दूसरों के साथ रिश्तों में एक कोमल ढांचा प्रदान करते हैं, चाहे वह सामान्य विचारशीलता हो या विशेष संघर्ष के समय में। सोचिए, यदि हम संगति, सम्मान, पवित्रता और शांति पर थोड़ा और ध्यान दें तो हमारे रिश्ते, चाहे वे प्रेमपूर्ण हो या चुनौतीपूर्ण, कितने अलग हो सकते हैं। हमसे प्यार करने वालों के साथ आसानी से पेश आना श्री के की आदत है कि वह रसोई में गीले चाय के तौले को साइड पर छोड़ देते हैं। पहले यह मुझे बहुत परेशान करता था। वह बस इसे रैक पर क्यों नहीं लटका सकते, मैं खुद से पूछती। जब मैं उसे बार बार जगह पर रख देती और हर बार छोटा सा गुस्सा मेरे मन में बढ़ता। मैंने इसे कुछ बार जिक्र किया और कुछ समय के लिए वह इसे लटका देते, फिर भूल जाते और वह फिर से साइड पर दिखाई देता। मैं इसे अपने मन में सोचती रहती। आमतौर पर जब मुझे कुछ और करना चाहिए था, क्या दूसरों के पति भी ऐसा करते हैं? क्या मैं अकेली हूं जिसे अपने दूसरे आधे हिस्से के बाद भी सफाई करनी पड़ती है, साथ ही अपने बच्चों की भी, जो वैसे श्री के लिए बिल्कुल अनुचित है, जो मुझसे कहीं ज्यादा साफ सुथरे हैं। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ, चाय का तौलिया साइड पर केवल इसलिए था क्योंकि उन्होंने अभी बर्तन धोए, सुखाए और सब कुछ रख दिया था। और यह तब था जब उन्होंने रात का खाना बनाया, हमारी बेटियों को कहानी सुनाई, मुझे गले लगाया और मेरे दिन के बारे में पूछा। ये तब था जब उन्होंने हमें सबको हंसी में डालते हुए रसोई में डांस किया और चाय के एक कप पर एक राज साझा किया। मुझे श्री के लिए बहुत आभार है। फिर भी किसी तरह मैं गीले चाय के तौलिए पर ध्यान केंद्रित कर बैठी थी। आखिरकार मैंने इसे छोड़ दिया और अब हर बार जब मैं उस गीले चाय के तौलिए को उठाकर रैक पर लटकाती हूं तो मैं इसे उस सब कुछ का प्रतीक मानती हूं जिसके लिए मैं उनके प्रति आभारी हूं। जैसे हम परफेक्ट नहीं होते, वैसे ही कोई और भी नहीं होता। अगर आप दूसरों को अपने दिल से देखें बजाय इसके कि उन्हें अपनी आंखों और दिमाग से देखें और आंखें, तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप निर्णय और गुस्से को छोड़ दें और उन्हें जैसा वे हैं वैसे स्वीकार करें। अगर आपको जो मिलता है वह आपको पसंद नहीं आता तो वह उपयोगी जानकारी है और आप अगला कदम क्या उठाएंगे यह चुन सकते हैं। लेकिन शायद यही स्वीकृति आपको दृष्टिकोण देगी और आपको ये याद दिलाएगी कि असल में क्या मायने रखता है। वाबी साबी प्रेरित दुनिया दृष्टिकोण ने प्रेम के लिए जगह बनाई आत्मिक उदारता, अच्छाई को ढूंढना चाहते हुए कि यह सब कैसे जैन और वाबी साबी से जुड़ा है। मैंने क्योटो के शुनको-इन मंदिर के उपाध्यक्ष पुजारी रेवरेंड ताकाफुमी कावाकामी से बैठकर पूछा। उन्होंने बौद्ध धर्म के काया के सिद्धांत को समझाया, जिसे अक्सर शून्यता या नो सेल्फ के रूप में अनुवादित किया जाता है। रेवरेंड कावाकामी के अनुसार ये विचार आत्मा की अनुपस्थिति के बारे में कम और सब कुछ के साथ एकता के एहसास के बारे में अधिक है। हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं और परस्पर निर्भर हैं। हम बिना एक दूसरे के या हमारे चारों ओर की दुनिया के अस्तित्व में नहीं रह सकते। यही कारण है कि चाय समारोह कक्ष में जो संबंध हम महसूस करते हैं वह इतना शक्तिशाली है। यह एक ऐसा क्षण है जब हम एक दूसरे से हमारे रिश्ते पर विचार करते हैं और सराहना करते हैं। हम सभी अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं,
लेकिन उस क्षण में जब हम चाय समारोह के बहुआयामी अनुभव का आनंद लेने के लिए रुकते हैं, हम समय और स्थान में एक साथ मिल जाते हैं। हमें यह याद दिलाया जाता है कि कैसे वाकई सेइजाकू के सिद्धांत हमारे गहरे जुड़े हुए लेकिन कभी कभी उथल पुथल भरे जीवन में करुणा और शांति ला सकते हैं। हाल ही में मैंने अपने मित्र आई मात्सुयामा के साथ युजु चावल और सर्दियों की सब्जियों का भोजन साझा किया, जिसे मैंने कई साल पहले तब देखा था जब हम दोनों एनटीवी कॉलेज में टीवी प्रस्तुतिकरण की ट्रेनिंग कर रहे थे। हमारे शिक्षक जापानी टेलीविजन के अनुभवी थे। जब मैंने पहली बार कक्षा में बोलने के लिए मुंह खोला तो उन्होंने चिंतित तरीके से सिर झुकाया और कहा, ओह, तुम तो एक गांव वाली लगती हो। मैं हाल ही में टोक्यो आई थी और मैंने जो लहजा अपनाया था वो बहुत मजबूत था। उन्होंने मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं की कि जब मैं समाचार पढ़ने, मौसम बताने या सड़कों पर इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रही थी तो मैं इसे एक विदेशी भाषा में कर रही थी। उन्होंने मुझे बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जैसे अन्य जापानी छात्रों को किया गया था, और मुझे उनके लिए यही प्यार था। कक्षा में मुझसे नर्वस और दबाव महसूस करने के कई कारण थे, लेकिन वह हमेशा मुझे जोर से हंसा देती थी और मुझे कभी भी खुद को ज्यादा गंभीर नहीं लेने देती थी। जब हम फिर से मिले तो इस बार हम एक शानदार कैफे में गए और उसने मुझे फिर से पूरी तरह से अनिश्चित रूप से हंसा दिया। वह व्यक्ति है जो हमेशा उज्जवल पक्ष पर जीती है और किसी भी सभा में अद्भुत ऊर्जा लाती है। मैंने उससे उसकी सकारात्मकता का राज पूछा। उसने कहा, मैं हमेशा हर किसी में कम से कम एक अच्छा गुण ढूंढने की कोशिश करती हूँ, यहां तक कि उन लोगों में भी जिन्हें मैं ज्यादा पसंद नहीं करती। इस आत्मीयता की भावना प्राप्तकर्ता के लिए एक अनाम उपहार है, जबकि के अपने अनुभव को रिश्ते में अधिक सुखद बनाती है। ये शायद कोई संयोग नहीं है कि के नाम का प्रतीक एआई प्रेम का अर्थ है। मनुष्य की आत्मीयता को विकसित करना हमारे रिश्तों के अनुभव को बदल सकता है। ये मुझे अपने विचार विमर्श की याद दिला गया जो मैंने रेवरेंड कावाकामी से किया था, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि मनुष्य को सामान्यतः पुष्टि पक्षपातिता कॉन्फर्मेशन बायस होती है। जब हमने किसी को बुरा व्यक्ति या अच्छा व्यक्ति मान लिया होता है तो हम अपने पहले के विचारों के आधार पर उस अनुमानी से समर्थन पाने के लिए साक्ष्य ढूंढने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि मस्तिष्क पहले से बनाए गए अनुमानों में और जोड़ता है। हालांकि यदि हम इसे पहचान सकें और इसके बजाय यह प्रयास करें कि हम गलत हो सकते हैं, तो यह हमारे रिश्तों में एक बड़ा फर्क डाल सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि अनुचित व्यवहार को स्वीकार करना या लोगों को उत्पीड़ित या नियंत्रित करने देना, बल्कि इसका मतलब है कि हम लोगों में अच्छा देखने की कोशिश करें, भले ही हम उनसे हर बात पर सहमत ना हों। अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष आदत से आपको परेशान करता है तो आप 4 में से एक काम कर सकते हैं। खुद से कहें, यह फिर से शुरू हो गया, और निराशा को बढ़ावा दें। अगर यह सहन से बाहर है तो अपनी स्थिति को बदलने के लिए कदम उठाएं। उनकी आदत को स्वीकार करें और इसे और अधिक ध्यान न दें। उनकी आदत में कुछ अच्छा ढूंढें, भले ही यह उल्टा प्रतीत हो। यह आप पर निर्भर है। दूसरों को समावेशित करना। एक दिन जब मैं क्योटो में पढ़ाई करने गया था तो मैं प्रसिद्ध दार्शनिक पथ फिलोसोफर्स पाथ के पीछे एक छोटे से गली में घूम रहा था और मुझे एक खूबसूरत सा मंदिर अनराकुजी मिला। वह बंद था, लेकिन उसका छोटा सा साइड दरवाजा थोड़ा खुला था। एक जिज्ञासु किशोर के रूप में मैंने इसे धक्का दिया और अंदर झांका। वहां मैंने मिसेस तानाका नाम की एक महिला को देखा जो एक समूह में हंसी मजाक करते हुए जापानी महिलाओं को बास्केट वेविंग टोकरी बुनाई सिखा रही थी। उसने मुझे पास बुलाया और मुझे शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। यह पता चला कि मिसेस तानाका की असली प्रतिभा इकेबाना फूलों की सजावट की शिक्षक के रूप में थी, और उनके कृपापूर्वक व्यवहार के कारण मैंने अगले वर्ष हर सोमवार को उनके घर बाद स्कूल के सोगेत्सु शैली में फूलों को सजाने और हटाने का तरीका सीखा। वहां कोई दबाव या प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बस संबंध और दोस्ती का एक सुरक्षित स्थान था। मैं एक विदेशी भूमि में एक अकेला किशोर था। जब उसने मुझे उस गेट से अंदर बुलाया
तो मिसेस तनाका ने मुझे सौंदर्य और संस्कृति की एक दुनिया में, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी समुदाय में आमंत्रित किया। ये याद मुझे उस समय की एक हालिया अध्ययन को पढ़ते हुए आई जो मैंने मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन विश्वविद्यालय से पढ़ी थी, जिसमें यह दिखाया गया था कि सफलता के दबाव के कारण युवाओं में अकेलापन बढ़ रहा है और यूके में लगभग 1/3 युवा अकेलेपन से पीड़ित है। ये शोध विफलता का डर और दूसरों को निराश करना, सोशल मीडिया का दबाव, जीवन में बड़े परिवर्तन, गरीबी और अलग महसूस करना जैसे कुछ मुद्दों को यह प्रभाव दिखाने के रूप में उद्धृत करता है। सिखाना और साझा करना, काम करने की जगह पर भी यही स्थिति है। किसे पदोन्नति मिली, किसे वर्ष का कर्मचारी पुरस्कार मिला, किसने सबसे अधिक बिक्री की। और बच्चों की परवरिश में भी यही होता है। किसका बच्चा पहले चलने लगा, पहले बोला, कौन सी ट्रॉफी जीती या वह प्रवेश परीक्षा पास की। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें अपनी और अपने करीबियों की उपलब्धियों पर गर्व नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी मनाते हैं वह सिर्फ हमारी उपलब्धियों के बारे में नहीं, बल्कि हमारी कोशिशों को भी मान्यता देनी चाहिए, जैसे कि जीत के साथ। जितना अधिक हम अपने प्रियजनों को यह दिखा सकते हैं कि हम उन्हें उनके सभी गौरवपूर्ण अपूर्णताओं में सम्मानित और स्वीकार करते हैं, उतना अधिक हम यह बता सकते हैं कि अगर चीजें हमेशा सही नहीं होती तो भी उन्हें जज या अस्वीकार नहीं किया जाएगा। सूचना के संकेत शरीर की भाषा, चेहरे के हाव भाव या बस एक एहसास से आ सकते हैं। हवा को पढ़ने की क्षमता समूह के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह आपको दूसरों की जरूरतों का अनुमान लगाने में मदद करती है, बिना वे विशेष रूप से अपनी जरूरतें बताए। ये समझने में कि कब बोलना है और कब सुनना है, ये सिर्फ एक जापानी गुण नहीं है। कोई भी इसे सहज ज्ञान, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहानुभूति का संयोजन करके कर सकता है। ये एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है जब आपको किसी मुश्किल विषय को उठाना हो, ऐसी खबरें साझा करनी हो जो शायद अच्छे से न ली जाए, या बस ये दिखाना हो कि आप किसी और के साथ सामंजस्य में हैं। बस अपनी आंखों से देखना और अपने कानों से सुनना न करें, बल्कि पूरी तरह से उपस्थित होकर और वास्तव में सुनकर किसी व्यक्ति और बातचीत का अनुभव करें। देखिए कि इससे क्या फर्क पड़ता है। शांत नियम वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार जापान लगातार दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों में शीर्ष 10 में आता है। हाल ही में दैट टेलीग्राफ की डैनियल डेमेट्रियो ने देखा, टोक्यो दुनिया के सबसे अधिक घनी आबादी वाले शहरों में से एक हो सकता है, लेकिन यह एक ऐसा शहर है जो अपनी विशालता को देखते हुए भी एक शांत और प्रभावी लय रखता है। उन्होंने आगे नोट किया कि क्योटो एक बिल्कुल अलग लय में चलता है, जहां नदी के किनारे चेरी के पेड़ बादल जैसे फूलों में खिलते हैं और जैन बगिया रेत से सजी हुई होती हैं और हाइकू प्रेरित चट्टानों से सजती है। वाबी साबी प्रेरित दृष्टिकोण हमें अराजकता के बीच शांतिपूर्वक जीवन जीने में मदद कर सकता है। धक्का मुक्की वाली सबवे ट्रेनें, शोर शराबे वाले पैचिंको पार्लर और तेज सार्वजनिक घोषणाओं के बीच भी एक छिपी हुई शांति है जो आपको आराम करने और गहरी सांस लेने के लिए आमंत्रित करती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि यह मंदिरों और श्राइन की प्रचुरता के कारण है। केवल क्योटो में ही 2000 से अधिक है और हर जगह पाए जाने वाले प्रकृति के छोटे छोटे कोनों के कारण है। अन्य लोग कह सकते हैं कि यह जापानी सौंदर्य शास्त्र की वजह से है, जो देश को सबसे अप्रत्याशित स्थानों में भी ठहराव, सरलता और सुंदरता के पल प्रदान करने की प्रेरणा देती है। फिर कुछ लोग कहेंगे कि यह इस बारे में है कि लोग एक दूसरे से कैसे व्यवहार करते हैं और आपस में कैसे संवाद करते हैं। हमारे उथल पुथल भरे जीवन के बीच में शांति की स्थिति तक पहुंचना हमारी मदद कर सकता है, बेहतर निर्णय लेने, शांति बनाए रखने और एक दूसरे के साथ बेहतर संवाद करने में। यह हमारे शरीर और मन के लिए अच्छा है, क्योंकि यह हमें हर बार जब कुछ अप्रत्याशित या चुनौतीपूर्ण होता है तो हमारे सिस्टम में तनाव हार्मोन के उबालने से बचाता है। कुछ क्षणों में उत्तेजना, उल्लास, खुशी और यहाँ तक कि नर्वस प्रत्याशा के लिए समय और स्थान होता है। ये तरह की चरम भावनाएं जो शांति के साथ एक साथ रेयरली होती हैं,
हमारे जीवन के अनुभवों में गहरे डुबकी लगाने का हिस्सा होती है। लेकिन यदि हम लंबे समय तक चरम भावनाओं में जीते हैं, चाहे वे ऊपर हो या नीचे, तो यह थका देने वाला होता है। रोजमर्रा के तनाव और अनिश्चितताओं पर चरम भावनाओं को जोड़ने से अराजकता पैदा हो सकती है। शांति एक स्वागत योग्य उपाय हो सकती है जो हमें संतुलन में वापस लाती है, स्पष्टता, शांति और शांत बुद्धिमत्ता प्रदान करती है। यह हमें याद दिलाती है कि सब कुछ अस्थायी, अपूर्ण और अधूरा है वैसे भी, और यह हमें जहां भी हम कर सकते हैं सरलता और शांति की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है। शांत संचार सदी के मोड़ पर मैं टोक्यो में था। 2002 फीफा विश्व कप कोरिया जापान के आयोजन में काम कर रहा था। दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक की सह आयोजन से स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार की संचालन और राजनीतिक चुनौतियां और नाजुक बातचीत जुड़ी होती थी। इसके बावजूद ये एक दुर्लभ बैठक थी जिसमें जापानी अधिकारियों और उनके यूरोपीय और अमेरिकी समकक्षों के बीच एक जापानी पक्ष से आवाज उठी थी। उस समय मैंने जो एक महत्वपूर्ण बात सीखी वह थी शांतिपूर्ण संचार का महत्व। विचारों के बीच बड़े अंतर, प्रतीत होने वाले अप्रत्याशित समस्याएं और सभी पक्षों से वास्तविक निराशाएं थीं। इसके साथ साथ सांस्कृतिक गलतफहमियां भी थीं। फिर भी इनमें से कोई भी मुद्दा गुस्से या शब्दों के जरिए शक्ति प्रदर्शन से हल नहीं हुआ। कुशल दुभाषियों की मदद से धीरे धीरे किया गया संवाद विजयी हुआ। हम सभी चाहते हैं कि हमें सुना और समझा जाए, और जब हम संचार करते हैं तो शांति बनाए रखना हमारी मदद कर सकता है। जब कोई हमें आक्रामक तरीके से बात करता है, हमें अपनी राय थोपता है, कुछ अपमानजनक या कुछ ऐसा कहता है जिससे हम पूरी तरह असहमत हैं, तो हमारे पास एक विकल्प होता है। हम नकारात्मक ऊर्जा और आक्रामकता को बढ़ाने वाले तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, या हम शांतिपूर्वक प्रतिक्रिया कर सकते हैं जिससे अधिक विचारशील चर्चा हो सके या बातचीत का समापन हो सके। यह हमेशा सहमति देने या हार मानने के बारे में नहीं है, बल्कि शांतिपूर्ण उपकरणों का उपयोग करके बेहतर बातचीत करने और अतिरिक्त तनाव से बचने के बारे में है। शब्दों से अधिक हम सभी अपनी शरीर की भाषा और चेहरे के हाव भाव, आवाज के स्वर और अपनी ऊर्जा के साथ संवाद करते हैं। हम इनमें से प्रत्येक के साथ जो कुछ भी करते हैं वह एक उद्घाटन या बंद करने का कारण बन सकता है। जब कोई व्यक्ति बंद हो जाता है तो उसे यह सुनना कठिन हो जाता है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप नकारात्मक ऊर्जा में उलझ जाते हैं तो भी आपके लिए किसी और को सुनना मुश्किल हो जाता है। जापान में शांत संचार के बारे में मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात सीखी वह यह है, आप अपने जो महसूस करते हैं उसे बिना फिर से अनुभव किए संवाद कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई आपको गुस्से में डालता है तो आप अपना मुद्दा चिल्लाए बिना समझा सकते हैं। आप किसी को बता सकते हैं कि आप तनाव महसूस कर रहे हैं बिना उन पर झल्लाए, और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो यह सभी के लिए बेहतर होगा। जापानी बोलने वाले लोगों के संदर्भ में जो कुछ कहा जाता है उससे कहीं अधिक होता है। शिष्टाचार के स्तर, झुके हुए सिर की गहराई से लेकर उस वातावरण और साझा समझ तक जिसे किसी तरह शब्दों की जरूरत नहीं होती, जापानी भाषा में शब्दों से भी अधिक होता है। हालांकि इसे पूरी तरह से अनुवादित करना मुश्किल है, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें हम सभी अपना सकते हैं। संवेदनशीलता, धैर्य, वास्तविक सुनवाई और दूसरों के प्रति विचारशीलता। गर्म पानी के कुंड से प्राप्त पाठ मुझे स्पष्ट रूप से याद है वह क्षण जब मैंने गलती की। ये उन दिनों में से एक था जब मैं एक लंबी सूची को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। मुझे जुकाम था, मेरी बड़ी बेटी मेरी बांह से लटकी हुई थी, और मेरी छोटी बेटी खोए हुए गुड़िया के जूते की तलाश में मेरे पैरों के चारों ओर घूम रही थी। मुझे वास्तव में शांत क्षण का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन मेरे यात्रा से पहले समय कम था, इसलिए मैंने इसे जारी रखा। बुरी सोच। एक हफ्ते बाद मैं कानबयाशी ऑनसेन हॉट स्प्रिंग में पहुंचता हूं, जो मेरी रात भर की उड़ान और नागानो के इस दूर दराज के हिस्से तक की लंबी ट्रेन यात्रा के बाद थका हुआ हूं। मुझे गर्म काले बीन्स की चाय और एक दोस्ताना ड्यूटी मैनेजर द्वारा स्वागत किया जाता है और सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन फिर उसकी शक्ल में उलझन की अभिव्यक्ति आ जाती है। आपके यात्रा साथी कहाँ हैं? वह पूछता है।
बस मैं ही हूँ, मैं उत्तर देता हूँ। ओह! ये पता चलता है कि मैंने इस हॉट स्प्रिंग रिसॉर्ट में 250 पाउंड केवल कमरे के लिए खर्च किए हैं, जो 2 लोगों के लिए बुकिंग के आधार पर है, जबकि मैं अकेला हूँ। इस कीमत में कोई खाना शामिल नहीं है और अब ऑर्डर करना बहुत देर हो चुका है, क्योंकि रसोइये को पहले ही संख्या के बारे में सूचित किया जा चुका है। अगर आप कभी जापान में किसी हॉट स्प्रिंग पर गए हैं, तो आप जानते हैं कि अनुभव के एक हिस्से के रूप में एक बार जब आपने अपना थका हुआ शरीर भिगो लिया, तो एक युकाटा कॉटन किमोनो पहनकर और स्थानीय पकवानों का स्वाद लेना एक आनंद की बात होती है। खाना आधा हिस्सा होता है। कोई भी केवल कमरे के लिए बुकिंग नहीं करता है। मुझे खेद है, मैं आपको सड़क पर एक अच्छा रेमेन रेस्टोरेंट दिखा सकता हूँ। वह मदद करने की कोशिश करता है। मैं थका हुआ हूँ। बाहर एक फीट बर्फ है और मुझे पूरी तरह यकीन है कि एक गर्म स्नान के बाद मैं सर्दी में सड़क पर रेमेन के कटोरे के लिए नहीं जाना चाहता, जबकि बाकी सब होटल में एक शानदार भोजन का आनंद ले रहे हैं। बेशक ये मेरी गलती है। ठीक है, मेरी और एक्सपीडिया की, जिन्होंने हॉट स्प्रिंग पर केवल कमरे वाले स्थान पेश किए। लेकिन यह जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सोच शुरू हो जाती है। आप 5 मिनट के लिए ध्यान क्यों नहीं दे पाए और पहली बार सही बुकिंग क्यों नहीं की? आपने विवरण पढ़ने का समय क्यों नहीं लिया? ये तो हमेशा की तरह है। हालांकि ये असल में कभी नहीं होता। मैं आमतौर पर लॉजिस्टिक्स में काफी अच्छा हूं। कभी कभी अराजकता बस खुद ही जीवन में घुस जाती है। लेकिन फिर मेरा जापानी मुझसे बात करता है और मैं पूरी तरह से माफी मांगने लगता हूँ। ओह, कृपया चिंता ना करें, ये पूरी तरह से मेरी गलती है। मुझे बुकिंग करते समय ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। ये बहुत अफसोसजनक है, क्योंकि मैं स्वादिष्ट स्थानीय नागानो के भोजन का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन यह पूरी तरह से मेरी गलती है कि मैंने व्यवस्थाओं में गलती की। मुझे इस मिश्रण के कारण आपको हुई शर्मिंदगी के लिए बहुत खेद है। मुझे यकीन है कि मेरी आवाज़ के टोन में कुछ ऐसा है। जब मैं जापानी बोलता हूँ, वह अतिरिक्त आदर की भाषा जिसका इस्तेमाल केवल उपयुक्त रूप से किया जाता है, और शायद मेरी शरीर की भाषा जो ड्यूटी मैनेजर की तरह ही है और उसे सोचने पर मजबूर करती है। शायद यह उस थके हुए विदेशी की अप्रत्याशित रूप से शांत प्रतिक्रिया है, जो केवल एक गर्म स्नान और स्वादिष्ट रात के खाने का चाहता है, जो कोई शोर नहीं मचाता और इसके बजाय भारी माफी मांग रहा है, बजाय इसके कि कोई शोर शराबा करे, जैसा कि कभी कभी आगंतुक करते हैं, जो उसे दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। कृपया बैठ जाइए और अपनी चाय और केक का आनंद लीजिए। मैं अभी अपने कार्यालय में जा रहा हूँ और देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, वह कहता है, झुककर और भागते हुए अपने कार्यालय में चला जाता है। वह फोन करता है और इससे पहले कि मैं स्वागत का नाश्ता खत्म कर पाऊं, वह अच्छे समाचार के साथ वापस आता है। वह मेरे पास घुटनों के बल बैठता है, फिर से माफी मांगता है और कहता है कि रसोइयां एक विशेष अपवाद बनाएंगे, क्योंकि मैंने इतनी दूर यात्रा की है और यदि मैं चाहूं तो मुझे आज रात का 12 कोर्स का भोजन मुफ्त में मिल सकता है। क्या मुझे इसे खाना चाहिए? क्या मैं कभी नहीं खाऊंगा? मैं हैरान हूं। विनम्रता और कोमलता का सामना विनम्रता और कोमलता से होता है। कोई ड्रामा नहीं, कोई तनाव नहीं, बस दयालुता। मैंने इसके बारे में उस रात होटल के रेस्तरां में अपने लोटस रूट, झींगे और हरी मटर को मिसो में खाते हुए सोचा। मैंने इसके बारे में तब सोचा जब मैंने एक मौन प्रार्थना भेजी और रसोइये का आभार जताया, जिन्होंने इतने ध्यान से एंजेलिका स्पीयर को तला था और उबला हुआ बर्डॉक तैयार किया था, जो एक मसालेदार धुआं छोड़ते हुए मिट्टी और लकड़ी जैसा था। जब नागानो बीफ और प्याज मोमबत्ती के ऊपर पक रहे थे, तो मैंने इस बारे में सोचा कि हमारे स्वाभाविक रूप से समस्या का प्रतिक्रिया में तनाव, गुस्सा या दोष लगाने की प्रवृत्ति क्यों होती है। जब मैंने अपने चॉपस्टिक से स्थानीय तौर पर ढूंढे गए मशरूम को हिलाया, तो मैंने सोचा कि ये चीजें शायद समस्या को हल करने में कभी मदद नहीं करती। और जब क्लैम सूप, स्थानीय चावल और अचार आए, तो मैंने 3 सवालों पर विचार किया जो हमें चुनौतीपूर्ण स्थितियों को शांत मन से निपटने में मदद कर सकते हैं। अगली बार जब आप किसी संघर्ष के क्षण में चीखने की इच्छा रखें, तो गहरी सांस लें और फिर अपने आप से ये 3 सवाल पूछें।
मैं वास्तव में कैसा महसूस कर रहा हूं। गुस्से या निराशा की पहली प्रतिक्रिया के नीचे क्या गहरी भावना है? शायद यह वास्तव में किसी और चीज के बारे में है। अकेलापन, डर, अपराध बोध या उदासी। उदाहरण के लिए, इससे आपकी पहली प्रतिक्रिया में आग को शांत करने में मदद मिल सकती है। क्या हो रहा है और सामने वाला व्यक्ति ये क्यों कह रहा है? ध्यान से सुनना और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करना आपको समझने में मदद कर सकता है, भले ही आप सहमत ना हो। इससे आपको शांत होने में मदद मिल सकती है और आप अधिक प्रभावी तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। मुझे क्या कहना है और मुझे इसे कहने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? क्या यह इसलिए है क्योंकि आप समाधान खोजने का तरीका चाहते हैं और स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, या ये इसलिए है क्योंकि आपका अहंकार चाहता है कि आप किसी से हिसाब चुकता करें या तर्क जीतें? एक आपसी समाधान पर ध्यान केंद्रित करना प्रतिस्पर्धा या हेरफेर के बजाय आपको स्थिति को अधिक शांतिपूर्वक निपटने और इसे जल्दी हल करने की अनुमति दे सकता है। इन सवालों के बारे में सोचने की कोशिश करें। अगली बार जब आपको गुस्सा महसूस हो या जब आप अपने बच्चों, अपने साथी या किसी सहकर्मी पर चिल्लाते हुए पाएं, और देखें कि क्या आप चीजों को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझा सकते हैं। फिर ध्यान दें कि जब आपने ऐसा किया तो आप कैसा महसूस करते हैं। अपनी सभी रिश्तों में वाबी साबी दृष्टिकोण लाने की कोशिश करें और आप जल्दी ही देखेंगे कि इस दृष्टिकोण से वे कितने अलग दिखाई देते हैं। वाबी साबी प्रेरित जीवन दृष्टि के लिए रिश्तों को पोषित करने की विद्या। वाबी साबी प्रेम के लिए एक स्थान खोलता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। हमारे संबंध तब गहरे होते हैं जब हम एक दूसरे की अपूर्णताओं का सम्मान करते हैं। चाय समारोह के 4 सिद्धांत सामंजस्य, सम्मान, पवित्रता और शांति हमें अच्छे रिश्ते विकसित करने में मदद कर सकते हैं। इसे आजमाएं। रोजमर्रा की जिंदगी में चाय समारोह की भावना को अपनाना। जिस किसी के साथ आप विशेष रूप से करीब हैं उसके बारे में सोचें। शायद एक जीवन साथी, एक बच्चा, एक माता पिता, एक दोस्त या एक सहकर्मी। नीचे दिए गए सिद्धांतों को आप उनके साथ अपने रोजमर्रा के रिश्ते में कैसे लागू कर सकते हैं, इस पर एक नोट बनाएं। आपके उत्तर भावनात्मक या व्यावहारिक सुझाव हो सकते हैं। वाह, सामंजस्य। सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए आप और क्या कर सकते हैं? आप क्या कम कर सकते हैं? आप क्या अलग तरीके से कर सकते हैं? आप क्या पहली बार आजमा सकते हैं? सामंजस्य के लिए आप क्या छोड़ सकते हैं? उनके जीवन के कौन से विवरण आप अधिक ध्यान से देख सकते हैं और उन पर अधिक ध्यान दे सकते हैं? उस व्यक्ति की प्राकृतिक लय क्या है? आप इसे साथ में अपने जीवन में कैसे अधिक ध्यान में रख सकते हैं? उदाहरण के लिए, महत्वपूर्ण वार्तालापों का समय, लंबे दिन के बाद उन्हें जगह देना या कठिन सप्ताह के बाद उन्हें लेट तक सोने के लिए सुझाव देना। आप उनके जीवन में आपकी प्राकृतिक लय को अधिक ध्यान में रखने में कैसे मदद कर सकते हैं? आप उनके लिए क्या साझा कर सकते हैं जिससे वे आपकी मदद कर सके? कई सम्मान। इस व्यक्ति में आप क्या सम्मान करते हैं? आप इसे उन्हें कैसे बता सकते हैं? आप अभी इस व्यक्ति को दयालुता कैसे दिखा सकते हैं? आप अपने रिश्ते में किस तरह विनम्रता दिखा सकते हैं? सेई, पवित्रता। जब आप इस व्यक्ति में सबसे अच्छा देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? आप इसे उन्हें कैसे बता सकते हैं? उस आखिरी समय के बारे में सोचें जब आपके साथ उनके साथ कोई संघर्ष था। अगर आपने इसे इस संकल्प के साथ संभाला होता कि आप संघर्ष के बीच भी उनसे सबसे अच्छा देखने का प्रयास करें, तो क्या कुछ अलग होता? इस व्यक्ति के बारे में आप जिन सभी तरीकों से ध्यान रखते हैं उन्हें सूचीबद्ध करें। उन्हें एक सुंदर तरीके से बताने के लिए कुछ ढूंढें। शांति। आप अपने रिश्ते में शांति की भावना को कैसे पोषित कर सकते हैं? क्या कुछ विशेष समय या स्थितियां उड़ो है जब आप भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति रखते हैं? आप सामंजस्य, सम्मान, पवित्रता और शांति के साथ एक संघर्षपूर्ण स्थिति से निपटने में कैसे लाभ उठा सकते हैं? यह आसान नहीं हो सकता, लेकिन यह बड़ा फर्क डाल सकता है। आप एक साथ अपना समय बिताते हुए अधिक स्थान और शांति कैसे बना सकते हैं? तो अगले अध्याय में फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना और सबसे जरूरी
खुद से प्यार करना। मैं हूं रोहित और बहुत जल्दी फिर मिलूंगा। धन्यवाद।